हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को यानी कि इस लॉ को सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया था वो कूलम्ब्स ने डिस्क्राइब किया था 1785 में। ओके, तो यानी कह सकते हैं कि वो कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि कोई भी पॉइंट चार्ज यानी कि कोई भी अगर अपन पॉइंट चार्ज लें तो उनके बीच क्या इंटरेक्शन आता है। ओके, यानी कि उनके बीच जो फोर्स आता है वो आखिर में एक्चुअली आता कितना है। ओके, ये तो अपन को पता है कि भाई कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं नेगेटिव चार्ज के पास लेके आऊं तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को सेम पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाऊं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, तो ये तो बात अपन को पता है, लेकिन एक्चुअली वो फोर्स की वैल्यू होती क्या है वही अपन किस में देखेंगे, इस कूलम्ब्स लॉ में कैलकुलेट करेंगे कि वो फोर्स लग तो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो द लॉ दैट डिस्क्राइब हाउ पॉइंट चार्ज interact with each other। ओके, तो कैसे दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो बेस्ड है किस पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। या मैं कह सकता हूं कि दिस लॉ एक्सपेरिमेंट, तो उसने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग इसने इस लॉ को डिस्क्राइब किया। ओके, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले दो पॉइंट चार्ज लिए, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज Q1 है और एक Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वो डिस्टेंस क्या है, R है। तो यहाँ ध्यान देना मैं कैसे चार्ज की बात कर रहा हूँ, पॉइंट चार्ज की, कोई एक्सटेंड चार्ज की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा कि रोड के ऊपर चार्ज है उसके बीच फोर्स क्या लगेगा। कैसे चार्ज लिए उसने, पॉइंट चार्ज लिए। तो सबसे पहले उसने जो बात बताई या सबसे पहले उसने जो रिजल्ट बताया उसने बताया कि जो फोर्स लगता है किसी भी पॉइंट चार्ज पर, तो उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ एक सिंपल। अपन देखते ही हैं कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, अपन ने देखा है डेली लाइफ में, उतना ही ज्यादा फोर्स क्या उन दो चार्ज के बीच लगता है। मान लेते हैं अगर मैं दो चार्ज लूं, एक 2 कूलम्ब का और एक 4 कूलम्ब का, और एक दूसरा मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करूं और उसमें चार्ज लूं एक 1000 कूलम्ब का एक 2000 कूलम्ब का, तो ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, 1000 कूलम्ब और 2000 कूलम्ब पर, ना कि 2 कूलम्ब और 4 कूलम्ब चार्ज पर। यानी कि अगर मैं जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता हूँ फोर्स सॉरी चार्ज का, तो वैसे वैसे ही फोर्स क्या होता है, इंक्रीज। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज directly proportional to multiply of multiplication किसका मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ओके, तो यही लिख देते हैं अपन। यानी कि जो फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है अपने पास
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यानी कि 2.4 लिए हैं, उनको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, उसी के प्रोपोर्शनल क्या आएगा, फोर्स। यानी कि Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना ही फोर्स आएगा, चाहे वो रिपल्सिव आओ या अट्रैक्टिव फोर्स आओ। ओके, तो फर्स्ट उसने ये बात बताई। सेकंड उसने बताया कि जो फोर्स आता है वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। ओके, अगर अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है, तो देखो सिंपल बात है, फिर से वही बात सीखते हैं अपन। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, उन चार्ज के बीच अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूं, ठीक है, पहले मान लेते हैं कुछ इतनी डिस्टेंस पर थे, बाद में इतनी डिस्टेंस हो गई, यानी कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और अगर मैं डिस्टेंस को डिक्रीज करूंगा, यानी कि जितनी कम अगर मैं डिस्टेंस रखूंगा उन 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, उतना ही फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी कि अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि फोर्स कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ओके, तो यही बात उसने बताई। क्या बताया उसने, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज। ओके, तो जो फोर्स आता है 2 पॉइंट चार्ज की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस r है अपने पास, तो जो फोर्स आता है F डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये एक्सपेरिमेंट में उसने सेकंड जो रिजल्ट बताया वो बताया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बताई थी वो क्या बताई थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। सेकेंड उसने बताया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दो इक्वेशन है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को साथ में कंबाइन करके लिखूं तो क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो फोर्स आता है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के। तो ये रिजल्ट आएगा दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं। ओके, तो यहाँ प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, तो फोर्स आ जाएगा अपने पास F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये रिजल्ट आता है फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ पर जो K आता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर एक नई टर्म मैंने ऐड कर दी, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो जो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है उसको जनरली अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि अगर चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मास की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पता है फोर्स, तो जो के की वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁻⁹
ओके, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं यहाँ पर तो यूनिट क्या आएगी, देखो के की यूनिट कैलकुलेट करनी है, फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन, तो न्यूटन, ये डिस्टेंस इधर मल्टीप्लाई होगी तो डिस्टेंस की क्या आती है, मीटर में आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये Q1 Q2 कहाँ जाएगा, F के नीचे, तो उसकी क्या होती है, इसकी कुलाम इंटू कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है आज के बाद, ठीक है। और आगे बढ़े इसमें, तो जो फोर्स आता है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, अपन को पता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और भाई इसकी जो यूनिट आती है, अपन को पता ही है, सबको ही पता है, तो फोर्स की जो यूनिट आती है वो किस में आती है, न्यूटन में, ठीक है। तो ये फोर्स आता है K Q1 Q2/r², और भाई ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब आप ही बताओगे, अगर सेम साइन के चार्ज है अपने पास, तो अपन थर्ड पॉइंट भी लिख लेते हैं, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स और सेकेंड अट्रैक्शन फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब दोनों पॉइंट चार्ज जो अपन ने लिए हैं वो कैसे हो, सेम साइन के। ये तो पता ही अपन को, बोथ पॉइंट चार्ज इन सेम साइन, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो पॉइंट चार्ज लिए, एक भी पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स यानी एक दूसरे से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि अपोजिट साइन के चार्ज लूं, तो अगर मैं अपोजिट साइन के अगर दोनों चार्ज लेता हूं तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं नेगेटिव चार्ज के पास लेके आऊं तो वे एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और दोनों अगर सेम चार्ज के हैं तो रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट चार्ज के हैं या अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये तो बात हो गई फोर्स की। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है, जो अपन ने जो चार लिए Q1 Q2 और इनके बीच जो डिस्टेंस है R, तो ये जो फोर्स आया है ये अभी कितना आया था, K Q1 Q2/r²। अगर मैं इसको फ्री स्पेस में लेता हूँ तो ही ये फोर्स आता है फिजिकल टू K Q1 Q2/r², यानी कि फ्री स्पेस, यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो कोई भी अलग से कोई मटेरियल या कोई भी मीडियम का यूज नहीं किया था, फ्री स्पेस, यानी कि यहाँ पर और कोई मीडियम नहीं है। तो मैं इस k की वैल्यू को यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, k = 1/4πε0। ओके, तो यहाँ से ε0 एक नई टर्म अपन को मिल गई, ठीक है, इसको अपन को याद रखना है। और जो ε0 होता है वो होता है फ्री स्पेस परमिटिविटी। ओके, इसको अपन बोलते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी। k = 1/4πε0। तो k की जगह ये भी वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं 1/4πε0। और ε0 क्या होता है, फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो परमिटिविटी से अपन समझ सकते हैं कहीं के लिए, अभी क्या इस टॉपिक है 12th में, ये सबको नया लगता है कि परमिटिविटी क्या आ गया, ये क्या आफत आ गई, नहीं। तो 1/4πε0
तो जो परमिटिविटी होती है तो परमिटिविटी को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई अपने पास एक मीडियम है, कोई सॉल्यूशन है, ओके, पानी का ले लो या कोई भी सॉल्यूशन ले लो, नमक पानी का ले लो। तो उसमें क्या है कि जो चार्ज होता है उसके अंदर, तो चार्ज अगर उसके अंदर होंगे तो चार्ज की वजह से क्या होगा कि जो अपने पास फोर्स अभी कैलकुलेट किया था उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट चार्ज है अपने पास, अगर मैं इसको कंप्लीट को, या पहले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो इसमें इतना कंफ्यूजन मत होना, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराऊं, जो अभी आगे अभी इस काम का इतना है नहीं क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी, तो वो क्या है कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये होती है परमिटिविटी, और जो फ्री स्पेस परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से k इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/4 पाई k, ओके। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी जो वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यूनिट आएगी कुलाम, सॉरी इस के जस्ट अपोजिट आएगी, तो ये आ जाएगी कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आता है एप्सिलॉन फ्री स्पेस, ओके। अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट किया तो फ्री स्पेस में किया अपन ने एक्सपेरिमेंट, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करूं किसमें, कोई मीडियम है, मान लेते हैं अपने पास कोई मीडियम है, ये पानी का मीडियम है, ओके, वाटर सॉल्यूशन, ये वाटर है। अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर Q1 Q2 और डिस्टेंस R इन मीडियम, ओके, तो क्या होगा कि जो फोर्स है इस पर, वो फोर्स क्या आता है, उसने एक्सपेरिमेंट किया पहले तो फ्री स्पेस में, क्या वो तो आया k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर उसने सेम एक्सपेरिमेंट किसमें डिस्क्राइब किया, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर उसने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि जो फोर्स आता है वो पहले की तुलना में, पहले के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम आ रही है। यानी कि अगर पहले जो फोर्स आ रहा था वो 10 न्यूटन आ रहा है, तो बाद में किसी मीडियम में अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 5 न्यूटन आ गई। यानी कि फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग सॉल्यूशन में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो फोर्स भी जो है अलग अलग सॉल्यूशन में अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट उसको उसकी वैल्यू मिली। तो ये सब किसकी वजह से, परमिटिविटी की वजह से। फ्री स्पेस परमिटिविटी एप्सिलॉन, तो मान लेते हैं इसकी परमिटिविटी कुछ रही होगी एप्सिलॉन, तो अब जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी इसके लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि इसको और अपन समझ सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इतना, तो एप्सिलॉन क्या होगी वाटर की, अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ले लेते हैं एप्सिलॉन r, ठीक है, इसकी रहने तो रिलेटिव परमिटिविटी, क्या ली, एप्सिलॉन r। रिलेटिव परमिटिविटी समझ सकते हो, जैसे रिलेटिव डेंसिटी अपन लेते हैं कि पानी के रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है। तो वो ही रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी कि फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में इसकी परमिटिविटी कितनी ज्यादा है। तो अगर इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि
एप्साइल आर इजिकल टू हो जाएगा एप्साइल अपॉन एप्साइल नोट। तो यहाँ से अगर जो मैं एप्साइल इस सब्सटेंस की यानी कि इस वाटर की परमिटिविटी कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से एप्साइल आएगा एप्साइल नोट इंटू एप्साइल आर। ठीक है, ये इतनी सी बात है। तो जो फोर्स आ जाएगा नया इस मीडियम के अंदर, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फ्री स्पेस में कितना फोर्स आ रहा था, तो फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई। इस सब्सटेंस की जो वाटर वगैरह अपन ने लिया है मीडियम, या इसको मीडियम ही नाम देते हैं वाटर से तो अच्छा, तो 1/4 पाई एप्साइल नोट इंटू एप्साइल आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये और समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। तो बेसिकली जो एप्साइल आर वाटर के लिए होता है फॉर वाटर, उसकी वैल्यू आती है अपने पास 81 नियरली। ओके, तो अगर फोर्स इन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस में कोई फोर्स मान लेते हैं 81 न्यूटन लग रहा है, कितना न्यूटन लग रहा है, दो चार्ज के बीच 81 न्यूटन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। अगर सेम एक्सपेरिमेंट अगर मैं वाटर में करूं तो अब फोर्स कितना लगेगा, इनिशियल फोर्स जो फ्री स्पेस में कितना 81 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या है के है, सिर्फ क्या है किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर का, तो इसके लिए रिलेटिव एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 81 डिवाइड बाई 81, तो कितना फोर्स लगेगा 1। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही कम उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई कोई अलग से कोई मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी हमें को दे रखी है 81/2, तो फोर्स क्या हो जाएगा 81/81/2, यानी कि जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी किसी मीडियम की उतना ही कम फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो ये परमिटिविटी की बात थी। तो अब आगे चले, तो देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर अपन ने 2.4 ले रखे Q1 और Q2, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, तो हमें मैग्नीट्यूड का तो पता है कितना लग रहा है फोर्स, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का पता है फोर्स लग रहा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये तो कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर लगेगा या इधर लगेगा, इधर लगेगा या इन दोनों की लाइन जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये किधर लगेगा। तो सोचो सिंपल बात, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉइंट चार्ज है पास में रखे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, दोनों बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, ये दोनों पास में आएंगे, तो इन दो पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग जो फोर्स लगेगा, ये थोड़ी कि ये इधर है ये फोर्स ऐसे लग जाए सर्किल में घूम के फोर्स आ रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इस पॉइंट चार्ज को ये पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो हमेशा इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर रिपेल कर रहा है तो ये दोनों इस तरीके से दूर जाएंगे, पास आ रहे हैं तो इस तरीके से, यानी कि जो फोर्स लगता है हमेशा वो इन दो पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है,
लाइन जॉइनिंग तो जो फोर्स लगता है इसकी जो डायरेक्शन आती है अलोंग, तो फोर्स अलोंग लाइन joining of 2 point, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है हमेशा लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि इन 2 पॉइंट चार्ज के अगर मैं लाइन को ऐड करूं यानी ये लाइन बनाऊं इनको, तो इसी के अलोंग क्या लगता है, ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, तो ये इसकी डायरेक्शन अपन को पता चलती है। तो अगर मैं इसको फोर्स को वेक्टर टर्म में लिखूं, तो वेक्टर टर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं मैग्नीट्यूड को इसके इस लाइन के यूनिट वेक्टर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, फोर्स की एक्चुअल डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस लाइन का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, आर कैप, ओके। तो जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ओके। अगर मैं मैग्नीट्यूड को किसी भी लाइन के या किसी भी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को वो फोर्स उस लाइन के अलोंग मिल जाएगा। तो हमें पता है कि इन दो पॉइंट को के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वाई जो इसका यूनिट वेक्टर है वो कितना है, आर कैप। तो जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर कैप। तो यहाँ से आर कैप की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू, आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, यही होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स को डायरेक्शन की टर्म में लिखूं, तो F इजिकल टू के Q1 Q2 F वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कैप, आर कैप की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू इंटू आर, ओके। तो ये जो फोर्स आएगा ये आ जाएगा अपना किसमें, डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन। तो मान लेते हैं अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। कैसे साइन, दोनों क्या है, बोथ पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस पर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, किसकी वजह से, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, और इस पर फोर्स लग रहा होगा फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो दोनों का सेम आएगा, F12 इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, कितना है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या है कि इस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और इस पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट। तो अगर मैं इस फोर्स को इस फोर्स की टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर टर्म, यही बात लिखूंगा। देखो अगर ये फोर्स लग रहा है -5 न्यूटन आई कैप, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, +5 न्यूटन आई कैप। तो देखो
अगर मैं -5 न्यूटन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो इस पर फोर्स पता चल जाए कितना लग रहा है, +5 I का। तो जो फोर्स आता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी यही कंडीशन आएगी। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैसा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, अट्रैक्टिव। इस पर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, ये 1 और ये 2। इस पर फोर्स लग रहा होगा फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, और इस पर फोर्स लग रहा होगा फोर्स एट पॉइंट चार्ज 2, किसकी वजह से, 1 की वजह से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से फिर से जो फोर्स आएगा 2 1 इक्वल टू माइनस ऑफ F(1). तो जो फोर्स आता है इन पर पॉइंट चार्ज पर, वो क्या आता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो आगे देखें तो ये देखो कि भाई इस पर नेट फोर्स, अगर मैं सिस्टम लेके चलूं इसको, सिस्टम ऑफ 2.4, तो ये सिस्टम है 2.4 का। अगर इस पर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो नेट फोर्स बताओ कितना आएगा भाई, क्या दिख रहा है, 0 आएगा। मान लेते इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन लग रहा होगा जस्ट अपोजिट, दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो इस पर जो नेट फोर्स आता है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ 2.4, वो कितना आएगा, 0। सेकंड बात, तो नेट फोर्स तो सिस्टम पर क्या है, 0 है। तो ये न्यूटन्स के कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर एक की वजह से दूसरे पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही जस्ट दूसरे की वजह से पहले पर फोर्स लगता है, तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर आता है। तो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इतना डीप में कोई जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ 2.4 हमेशा 0 आता है, और भाई थर्ड लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस पे